स्टूडेंट्स, आज परवीन मैम क्लासेस में हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 14। तो क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14 द मैन हु गेव इंडिया विंग्स इसके क्वेश्चन एंड आंसर। तो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस में फर्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ जेआरडीज पेरेंट्स एंड विच कंट्री डिड दे बिलोंग टू। जेआरडी के पेरेंट्स का क्या नाम था और वे किस देश से संबंध रखते थे। जेआरडीज फादर वाज रतनजी दादाभाई टाटा belonged to India and his mother was Suzanne Breer belonged to France। जेआरडी के जो पिताजी थे वह रतनजी दादाभाई टाटा थे जो भारत से संबंधित थे, और उनकी जो माँ थी वो सुजैन ब्रायर थी और उनका फ्रांस से संबंध था। नेम द एविएशन सर्विस सेटअप बाय जेआरडी, उस विमानन सेवा का नाम बताना है जो कि जेआरडी ने सेटअप की थी। टाटा एविएशन सर्विस वाज सेटअप बाय जेआरडी, तो उस सर्विस का क्या नाम था, टाटा एविएशन सर्विस वाज सेटअप बाय जेआरडी। व्हाई डिड ही नॉट हैव ए कॉलेज डिग्री, तो इन्होंने जेआरडी जो थे उन्होंने कोई कॉलेज की डिग्री क्यों प्राप्त नहीं की। He did not have a college degree because his father did not consider a college degree necessary to succeed in life। उन्होंने कॉलेज की डिग्री इसलिए नहीं प्राप्त की क्योंकि उनके पिताजी कॉलेज डिग्री को जीवन में सफलता पाने के लिए आवश्यक नहीं समझते थे। नेक्स्ट है Who became the director of Tata Boards after Ratanji's death। रतनजी दादाभाई जो कि जेआरडी के पिताजी थे, उनकी मृत्यु के पश्चात टाटा बोर्ड्स के निर्देशक कौन बने। हिज एल्डेस्ट सन जहांगीर बिकेम द डायरेक्टर ऑफ टाटा बोर्ड्स आफ्टर रतनजीज डेथ। उनके सबसे बड़े जो बेटे थे जहांगीर, वो डायरेक्टर बने टाटा बोर्ड्स के रतनजी की डेथ के बाद। वाई वाज जेआरडी अवॉर्डेड द भारत रत्न, जेआरडी को भारत रत्न क्यों दिया गया। JRD was awarded the Bharat Ratna for his greatest achievement as an aviator, a philanthropist, an educationist, a sportsman, a poet and a sculptor। तो उनको दिया गया JRD जो थे उनको भारत रत्न का पुरस्कार उनके महानतम योगदान के लिए दिया गया। किस किस क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया था, वो एक एविएटर थे यानी विमान सेवाएं जो हैं वो चलाया करते थे, पायलट भी थे, उसके साथ साथ फिलैंथ्रोपिस्ट थे, मानवतावादी थे, एन एजुकेशनिस्ट एक शिक्षा शास्त्री थे, ए स्पोर्ट्समैन खिलाड़ी थे, ए पोइट एक कवि भी थे, और इसके साथ साथ में जो मूर्तियां बनाते हैं या स्टोन से चीज़ें बना लेते हैं तो उसे स्कल्प्टर कहते हैं, तो वो भी थे। नेक्स्ट, व्हाट वाज जेआरडीज लास्ट पब्लिक स्टेटमेंट, जेआरडी की आखिरी सार्वजनिक जो घोषणा थी, स्टेटमेंट कथन जो था लोगों से, उन्होंने क्या कहा था। जेआरडीज लास्ट पब्लिक स्टेटमेंट वाज क्या थी, व्हेन यू वर्क, जब तुम काम करते हो, वर्क एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, तो ऐसे काम करो कि हर चीज तुम पर निर्भर हो जाए। व्हेन यू प्रे, जब तुम प्रार्थना करते हो, प्रे एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन गॉड, तो ऐसे प्रार्थना करो कि सारी चीज भगवान पर ही निर्भर करती है। नेक्स्ट, व्हाट डिफरेंट एरियाज डिड जेआरडी एक्सेल इन, जेआरडी कौन कौन से विभिन्न क्षेत्रों में उनकी एक्सेल यानी इनकी विशेषज्ञता थी। जेआरडी एक्सेल्ड इन द एरियाज ऑफ एविएशन, फिलैंथ्रोपी, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, पोइट्री एंड स्कल्पचर। तो जेआरडी ने बिल्कुल महारत हासिल की थी किन किन क्षेत्रों में, एविएशन में, विमानन में, फिलैंथ्रोपी यानी मानवतावाद में, एजुकेशन शिक्षा में, स्पोर्ट्स खेलों में, पोइट्री कहते हैं कविता लिखने में, और उसके साथ साथ स्कल्पचर में, स्कल्पचर मूर्तिकार। तो ये सारे क्षेत्र थे। इसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसमें से आपको सही ऑप्शन को चुनाव करना है। कौन सा है, 3 ऑप्शन हर एक में मिल जाएंगे आपको। जेआरडीज फादर डिड नॉट कंसीडर ए कॉलेज डिग्री नेसेसरी, जेआरडी के जो फादर थे वो कॉलेज डिग्री को आवश्यक क्यों नहीं समझते थे। टू सक्सीड इन लाइफ, टू अर्न इन लाइफ, टू हेल्प अदर्स,
कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कॉलेज डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। तो टू सक्सीड इन लाइफ सही ऑप्शन है। JRD रिसीव्ड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न इन। JRD ने सबसे बड़ा शहरी जो पुरस्कार होता है जिसका नाम भारत रत्न है वो कब रिसीव किया था? 1992 में सही ऑप्शन है। JRD spent 70% of the company's profit on। JRD कंपनी का जो लाभ होता था उनकी उसका 75% खर्च किया करते थे किस पर? लुकिंग आफ्टर द नीड ऑफ द वर्कर्स, कि वो जो उनके यहाँ कर्मचारी काम करते थे उनकी आवश्यकताओं की देखभाल करने में, उनकी पूर्ति करने में वो उसको खर्च किया करते थे। नेक्स्ट है वर्ड पावर। वर्ड पावर में मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। ए में कुछ वर्ड दिए गए हैं और बी में मीनिंग दिए गए हैं, लेकिन मीनिंग सही नहीं दिए गए हैं उस वर्ड के सामने, तो आपको सही मीनिंग का चुनाव करके उनको सही से मैच बैठाना है, यानी मैच करते हुए उनको सही करना है। इसे हम मैच द फॉलोइंग भी कह सकते हैं। सुमेलित कीजिए। एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स कहते हैं पूर्वजों को, फोर फादर्स को, फोर फादर्स। एविएशन विमानन सेवा। साइंस ऑफ मेकिंग एंड फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, के बनाने और उड़ाने की जो एयरक्राफ्ट होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, हवा में उड़ने वाले जितनी भी हमारे यातायात के साधन हैं वो सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें, तो उन्हें बनाने की साइंस को एविएशन कहते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट मानवतावादी। वन हु सपोर्ट्स द एक्टिविटीज फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, वो व्यक्ति जो कि दूसरों के कल्याण से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं उन्हें सपोर्ट करता है। इसके बाद है स्कल्पचर। ए पर्सन हु मेक्स फिगर्स एंड ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, वुड एटसेट्रा, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बनाता है क्या? पत्थर से या लकड़ी से कुछ आकृतियां या चीजें बनाता है, इसे मूर्तिकार या शिल्पकार भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है अवार्ड। अवार्ड, अवार्ड का मीनिंग होता है प्राइज, ठीक है, इनाम। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद ए सुटेबल प्रेपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स। आपको सही प्रोपोजिशन का चुनाव करते हुए इस पैराग्राफ में उनको फिल करना है। ये आपको ब्लैंक मिलेंगे। तो टू है, फ्रॉम है, इन है, इनटू एंड ऑन, ये प्रेपोजिशंस कहलाती हैं। तो इन्हें देखते हैं कहाँ कहाँ हम लेकर आएंगे। ही वॉज बॉर्न इन पेरिस, इन हो गया, इन पेरिस ऑन, ऑन July 29, 1904, he was recruited into the French army. He was sent to England. He received the Bharat Ratna Award in 1992 from the Indian government. ठीक है, इस तरह से सारी प्रेपोजिशन इस्तेमाल में होंगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक प्रेपोजिशन एक बार आए, कोई कोई प्रेपोजिशन दो बार भी आ सकती है, जैसे कि इन दो बार आ गया है तो ये भी ठीक है। नरेशन, देखिए नरेशन ये नई चीज़ है आप लोगों के लिए। इसमें क्या है कि आपको चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, तो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में लिखना सिखाया जाएगा। देखिए समझिए पहले, देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ स्पीच, दो प्रकार की स्पीच होती हैं, दो प्रकार हैं। डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, ए स्टेटमेंट गिवन बाय द स्पीकर हिमसेल्फ, एक ऐसा कथन जो कि बोलने वाला स्वयं देता है। डायरेक्ट स्पीच कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट, डायरेक्ट स्पीच में दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। शी सेड टू हिम, ये होगा रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है, और इन्वर्टेड कोमास में जो दिया हुआ होता है जो कथन कहा जाता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में हम कैसे करेंगे? स्टेटमेंट कन्वेड बाय द अनदर पर्सन टू समवन, जो स्टेटमेंट है जो कि दूसरे व्यक्ति से किसी के बारे में कही गई है वो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में आता है, यानी ये दोनों मिलकर एक ही वाक्य में आ जाएंगी। देखते हैं कैसे।
देखिए, इन इनडायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमास आर नॉट यूज्ड, इन्वर्टेड कॉमा हटा लिए जाते हैं। The commas between reporting speech is removed and they are joined together by the conjunctions like that, if और whether। तो इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जो रिपोर्टिंग वर्ब का है और रिपोर्टिंग स्पीच का है, उन्हें दोनों को जोड़ते हुए उनमें कंजंक्शंस ले आते हैं, डेट लगा देते हैं या इफ लगा देते हैं या वेदर लगा देते हैं। The signs of question mark and exclamation are not used, instead full stop sign is used। इसमें जिस भी प्रकार के आपके पंक्चुएशन मार्क्स लगे हुए होते हैं, चाहे क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन है, सब हटा दिए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें फुल स्टॉप ही लगता है। द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच इज नॉट चेंज्ड। जो आपका पहला वाला होता है, रिपोर्टिंग स्पीच वाला वाक्य है, उसका टेंस नहीं बदला जाता है, जबकि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल दिया जाता है। The forms of interrogative, imperative, exclamatory sentences are changed to assertive sentences। तो पीछे वाला जो होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच वाला, उसमें चाहे किसी भी प्रकार का वाक्य हो, चाहे वो क्वेश्चन मार्क वाला इंटेरोगेटिव हो, चाहे वो इम्पैरेटिव हो आज्ञा सूचक, एक्सक्लेमेटरी हो विस्मय सूचक, तो किसी भी प्रकार का वाक्य हो, वो सारे के सारे साधारण वाक्यों में बदल दिए जाते हैं। The tense of reported speech is changed according to the tense of reporting speech। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो किसके हिसाब से बदलता है? जो टेंस रिपोर्टिंग स्पीच में दिया गया हो उसके हिसाब से बदल जाता है। फर्स्ट पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट पर्सन क्या क्या होते हैं? आई एंड वी। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन लिख लेंगे अपनी अपनी कॉपी में। फर्स्ट पर्सन होता है आई एंड वी, यानी मैं और हम, क्योंकि आप ही कहने वाले होते हो तो फर्स्ट पर्सन आप। सेकंड पर्सन जिससे बात की जा रही हो, सामने वाला, तो फिर यू। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू। थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट, दे, एनी नेम, एनी प्लेस, एनीथिंग। ये थर्ड पर्सन हो जाता है। तो इसमें क्या रूल है कि जो फर्स्ट पर्सन है यानी आई और वी है, वो रिपोर्टेड स्पीच का किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? जो भी आपका रिपोर्टिंग स्पीच में दिया हुआ होगा उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, और सेकंड पर्सन बदलेगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट इन द रिपोर्टिंग स्पीच। तो सेकंड पर्सन जो आपका दिया होगा यानी यू वाला कोई भी आपका लगा हुआ है, तो यू को आप ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे जो कि आपके पहले वाक्य में दिया गया होगा ऑब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, फॉर थर्ड पर्सन देयर इज नो चेंज। अगर किसी व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, ठीक है, या फिर किसी प्लेस या किसी थिंग का नाम, या फिर थर्ड पर्सन होगा, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये कुछ नियम हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे, थोड़ा सा टाइम इसमें आपको लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल जैसे ही सेड, आई हैव वन, ये डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, अब डायरेक्ट स्पीच को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ही सेड, कॉमा हट जाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा, इसकी जगह क्या आएगा? डैट। फर्स्ट पर्सन है वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है भी नहीं, तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग बदलेगा। ही हो जाएगा आई की जगह, आई किसमें चेंज हो जाएगा? ही में। ही। अब यहाँ पर क्या? हैव को किसमें बदल दे देंगे? हैड में। ही हैड वन, इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसे बन जाएगा और फुल स्टॉप। चेंज द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये कैसे करेंगे हम? जैसे मधु सेड, आई एम वेरी बिजी नाउ। कैसे करेंगे इसे हम? देखो, इनमें किसी में भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो आसानी रहेगी आपके लिए। मधु सेड डैट, आई किस में बदलेगा? आई आपके सब्जेक्ट में बदलेगा। सब्जेक्ट क्या है? मधु है, मधु का मतलब लड़की है, तो ये शी हो जाएगा। तो मधु सेड डैट शी आई एम वाज में बदल जाएगा। तो प्रेजेंट जो भी होगा वो सब पास्ट में बदल जाएंगे। ठीक है,
मधु said that she was very busy then. नाउ किस में बदलेगा? then में. अब तब हो जाएगा. He said I go to school every day. अब कैसे बदलेंगे इसे? He said that I किस में बदलेगा? सब्जेक्ट में. सब्जेक्ट क्या है? he. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, किस में बदलेगा? पास्ट में बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में. तो प्रेजेंट के जो भी प्रकार होंगे वो सब पास्ट में बदल जाएंगे, ये याद रखेंगे. जो भी प्रेजेंट का है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वो पास्ट में बदलेगा. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट में बदलेगा. इस तरह से आपको सबको पास्ट में बदल देना है. प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में. अब यहाँ देखिए, ही सेड डैट ही, गो किस में हो जाएगा? सेकंड फॉर्म. वेंट टू स्कूल एवरी डे, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, खत्म. नेक्स्ट, राम सेड आनंद इज ए गुड बॉय. राम सेड डैट आनंद, आनंद आनंद रहेगा क्योंकि ये राम में नहीं बदलेगा. थर्ड पर्सन आ गया है, थर्ड पर्सन नो चेंज. ध्यान रखना है, अगर किसी का नाम यहाँ आ जाता है तो नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नाम वैसे के वैसे ही रहेगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन है. किसी का नाम, कोई प्लेस या कोई वस्तु वैसे के वैसे ही रहेगी. राम सेड डैट आनंद वॉज ए गुड बॉय. ठीक है. नेक्स्ट, द गर्ल सेड आई लाइक सिंगिंग. द गर्ल सेड डैट, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन के लिए हमें क्या देखना होगा? सब्जेक्ट देखना होगा यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच में. शी लाइक्ड सिंगिंग, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, पास्ट में बदला, लाइक का सेकंड फॉर्म लाइक्ड हो जाएगा. शी लाइक्ड सिंगिंग. तो इस प्रकार से आपकी ये नरेशन हो गई है. तो आई होप थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा. इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है. अगर टेंसेस हमें अच्छे से आते हैं तो हम बहुत आसानी से इसे कर पाएंगे. इसीलिए सबसे पहले आपको टेंसेस बहुत अच्छे से आने चाहिए, फिर नरेशन बनाना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनाना सब बहुत आसान हो जाता है. तो आप अच्छे से समझेंगे ना सारे टेंसेस को. ठीक है. तो आपको टेंसेस अच्छे से करने हैं, उसके बाद नरेशन आराम से समझ में आ जाएगी क्योंकि जो भी प्रेजेंट वाले हैं इसमें आपके सारे पास्ट में बदल दिए गए हैं. आई होप अच्छे से आपको ये सारा चैप्टर समझ में आ गया होगा. चैप्टर नंबर 14. थैंक यू.